सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के कारण आपके महाविद्यालय के जो पाठ्यक्रम का, आपकी कक्षा के जो पाठ्यक्रम का जो है उसका अध्ययन और अध्यापन इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर तैयार कर रही हूँ वो आप सबके लिए मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है, और वो उपहार इसलिए है क्योंकि आज हम इस माध्यम से, इस नवीन माध्यम से एक साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर का दिन हम सब के लिए, ना केवल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए या हिंदी के शिक्षक के लिए, बल्कि इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं और जिस देश में रहें उसकी भाषा से वहाँ का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। तो 14 सितंबर 1949 का वो एक महान दिवस है जिस दिन संविधान के अध्याय 17 के भाग 1 के 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की राजभाषा का निर्धारण हो गया। ये निर्धारित हो गया कि आप आपसी वार्तालाप किस भाषा में करेंगे, आपके राज्य के राजकीय कार्य किस भाषा में होंगे, और आपकी जो लिखावट होगी किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपकी लिपि देवनागरी होगी। तो इसी आधार पर संविधान में जब इसे मान्यता प्रदान की गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी रहेगी, तो उस दिन को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस है क्या? हिंदी दिवस ये है कि हिंदी के सम्मान, गौरव और अस्मिता के इस दिन को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि हिंदी दिवस का प्रारंभ कब से हुआ, हिंदी दिवस का प्रारंभ अगर आप ये माने कि जैसे ही संविधान में इसे स्थान दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया 1949 से, उसी वर्ष से हो सकता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी दिवस का आयोजन जो प्रथम वर्ष में जो किया गया, पहली बार जो किया गया भारत में, वो 14 सितंबर 1953 से किया गया है। तो 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस की एक व्यवस्थित परंपरा चल रही है जो वर्तमान में और जो आज भी है, और उसी परंपरा का हिस्सा आज हम वर्ष 2020 में भी बन रहे हैं। तो 67वां हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आपको मैं एक जानकारी है और भी देना चाहूँगी कि मैं इस माध्यम से कोई आपको भाषिक विकास का परिचय या हिंदी भाषा क्या है इसका परिचय नहीं दूंगी। अगर ये दिन राजभाषा के रूप में ही मनाया जाता है, राजभाषा के सम्मान, गौरव और राष्ट्रभाषा नहीं बनी या बनी है, इस विषय पर चर्चा के रूप में ही मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। तो जहाँ तक राजभाषा की बात आती है कि राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा वो होती है जो शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है कि किसी राज्य के शासन के कार्य, प्रशासकीय काम किस भाषा में हो रहे हैं। तो 1949 से हमारे भारतीय संविधान में इस बात की अनुमति दे दी गई कि राज्य के सभी शासकीय कार्य हिंदी भाषा में किए जाएंगे और लिपि उनकी देवनागरी रहेगी। तो अब बात आती है कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो बहुत बड़ा देश है, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोग हैं। इतने बड़े भूखंड को एक साथ एक भाषा के सूत्र में बांधना ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया कि समस्या के समाधान के लिए ये किया गया कि वर्ष 1950 से लेकर, जब संविधान लागू किया गया 1950 से लेकर 1965 तक, अर्थात 15 वर्ष की अवधि तक ये छूट दी गई संविधान के अंतर्गत कि आधिकारिक रूप से कि आप शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ये छूट क्यों दी गई, इसके विषय में चर्चा मैं आपके समक्ष आगे करूँगी कि 15 वर्षों के लिए छूट दी गई कि हिंदी के साथ आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी करेंगे। लेकिन जैसे ही 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई और इसे
यानी अंग्रेजी भाषा को संविधान से राजकीय कार्यों की भाषा के रूप में हटाने का प्रयास किया गया, तो भारत में ही हिंदी को विरोध झेलना पड़ा, अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा कि उन लोगों का मानना ये था कि हम हिंदी भाषा में अपने राजकीय कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक राजभाषा के रूप में प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। अभी मैंने आपके समक्ष कहा कि मैं आपको इसके बारे में आगे चर्चा करके बताऊंगी अब हिंदी को अपने ही देश में विरोध क्यों झेलना पड़ा। इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगी अपने विद्यार्थियों को कि हिंदी जो एक बड़े भूभाग की भाषा है, हम जिस देश में रहते हैं, आज हम बोलते हैं कि हमारी भाषा कौन सी, हिंदी। लिपि कौन सी लिखते हो आप, देवनागरी। तो ये कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, इसके पीछे बहुत से लोगों का अथक प्रयास और परिश्रम रहा है। कई संस्थाएं लगी हैं हिंदी की इस उन्नति के लिए, कई पत्र पत्रिकाएं लगे हैं इसके कार्य के लिए, कई ऐसे साहित्यकार रहे हैं, कई हिंदी के ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने हिंदी की श्रीवृद्धि में अपना योगदान दिया निश्चल और निस्वार्थ भाव से। उनका ये प्रयोजन कतई नहीं था कि वो इस माध्यम से अपनी कोई प्रसिद्धि कराना चाहते थे। उनका माध्यम और उनका सिर्फ यही कहना था कि हिंदी को वो स्थान, वो दर्जा मिलना चाहिए भारत में, उसको उसका गौरव प्राप्त होना चाहिए। हिंदी की अस्मिता के ये रक्षक कह सकते हैं आप, चाहे काशी नागरी प्रचारिणी सभा हो, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा हो, या इधर से पत्र पत्रिकाओं में आप ले लें कि कवि वचन सुधा हो गया, उदंत मार्तंड हो गया, मतवाला हो गया, ये जो पत्र पत्रिकाएं रही हैं इन सबका योगदान रहा है। अगर साहित्यकारों में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त ले लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ले लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ले लें, काका कालेलकर ले लें, महात्मा गांधी ले लें, इन सबका अपना अपना योगदान इसमें रहा हुआ है। तो हिंदी का जो रूप आज आप देखते हैं और जो इस दिवस को आज हम मना पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन साहित्यिक संस्थाओं, साहित्यिक पत्र पत्रिका और साहित्य के इन पुरोधाओं के कारण ही संपन्न हो पाया है। अब हिंदी ने विरोध अपने ही क्षेत्र में कैसे झेला, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के 4 खंड, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, हिंदी जो मूल रूप से उत्पन्न हुई है वो उत्तर भारत की देन मानी गई है। उत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र था जिसके पूरे भूभाग में एक छत्र हिंदी का शासन था और हर एक व्यक्ति हिंदी बोल भी सकता था, हिंदी पढ़ भी सकता था, हिंदी समझता भी था और हिंदी लिख भी सकता था। नागरी लिपि यानी लिखावट में लिख भी सकता था। अब ऐसी स्थिति आ गई कि पश्चिम का जो क्षेत्र था, पश्चिम के क्षेत्र में क्या हुआ कि आधा हिस्सा जो पश्चिम का था वो हिंदी भाषा को स्वीकार कर गया कि हम हिंदी में अपना राजकीय कार्य करेंगे, बोलचाल में भी रखेंगे हिंदी को। लेकिन आधे भाग में ऐसा था पश्चिम के भी कि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती थी, अपने राज्य की भाषा का ही वे प्रचलन में उन्हें रखना चाहते थे। अब बात आती है पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत 2 ऐसे हिस्से हो गए कि जिन्होंने हिंदी का पुरजोर बहिष्कार कर दिया। पूर्वी भारत के लोगों का ये मानना था कि हिंदी हम समझते भी नहीं हैं, हिंदी हम बोल भी नहीं पाते, तो भला ऐसी भाषा में हम अपने राजकीय कार्य क्यों करें और हम इसे अपनी राजभाषा क्यों मानें। और दक्षिण भारत का ये रहा है कि दक्षिण भारत सदैव से ही हिंदी का धुर विरोधी रहा है। उन्होंने अपने राज्य की भाषा और अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी है। अगर राजभाषा हिंदी को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए और उसके वास्तविक रूप पर प्रतिस्थापित करने के लिए अगर हिंदी साहित्य के जितने भी साहित्यकार रहे हैं या आंदोलन में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है, उन सबको जो सबसे ज़्यादा समस्या आई
विकट समस्या जो उन्होंने झेली है वो दक्षिण भारत से झेली है। दक्षिण भारत से इसलिए झेली क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती थी, हिंदी का ज्ञान नहीं था, और उन्होंने बिल्कुल ही साफ साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें हिंदी भाषा में हम राजकीय कार्य नहीं करेंगे और हिंदी हम बोलचाल में भी प्रयुक्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या, भाषाई समस्या आकर खड़ी हो गई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे दिलाया जाए। जो भाषा अपने ही लोगों द्वारा अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रही हो, तो उसे राजभाषा का दर्जा दिलाने में कितने कष्ट और कितनी पीड़ा देखी गई होगी लोगों द्वारा, इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। अब जब बात आती है कि हिंदी भाषी राज्यों की, कि कुछ हिंदी भाषी राज्य ऐसे रहे हैं, यानी 10 हिंदी भाषी राज्य ऐसे माने गए हैं जो शुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। हालांकि उनके राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन उन्होंने अपने राजकीय कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में भी और राज्य भाषा के रूप में भी हिंदी को स्वीकार कर लिया। अब आपके समक्ष ये बात मैंने रखी है, पर आपके मन में उत्सुकता होगी कि राजभाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है। स्पष्ट करती हूँ मैं आपके समक्ष। राजभाषा, अभी मैंने आपको पूर्व में ही बताया है, शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली संवैधानिक वो भाषा जिसको दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949 को, वो हुई आपकी राजभाषा हिंदी। राज्य भाषा वो होती है कि जिस राज्य के हम निवासी हैं, जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थानी आपके राज्य की भाषा, आप पंजाब में रह रहे हैं, पंजाबी आपके राज्य की भाषा, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी आपके राज्य की भाषा, आप बंगाल में रह रहे हैं, बंगाली आपके राज्य की भाषा। इस प्रकार से ये राज्य भाषाएं होती हैं। तो 10 ऐसे हिंदी भाषी राज्य थे जिन्होंने हिंदी को एक छत्र रूप में अपनी राज्य भाषा और राजभाषा दोनों के रूप में स्वीकार किया। अब इनमें भी जो सर्वप्रथम एकमात्र जो राज्य था भारत का, वो था बिहार राज्य, जिसने सबसे पहले राजभाषा के रूप में तो स्वीकार किया ही, लेकिन राज्य भाषा के रूप में भी हिंदी को स्वीकार कर लिया। तो हिंदी की जो विकास की जो ये यात्रा रही है, अस्तित्व बनाने की विकास की जो यात्रा, भाषिक विकास की नहीं, हिंदी के अस्तित्व के विकास की जो यात्रा रही है, वो बहुत ही लंबी रही है। अगर हम बात करें कि हिंदी भाषी राज्य है तो सभी राज्य हिंदी में ही बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। या सबके राजकीय कार्य हिंदी में ही होते होंगे, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य की भाषा को ही राजकीय भाषा मानते हैं, और साथ में उन्होंने किस भाषा को अपनाया है? अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने हिंदी भाषा को एकदम अपने राज्य की भाषा से बहिष्कृत कर दिया। राजकीय कार्यों के लिए उन्होंने हिंदी को नहीं अपनाया। वो राज्य है पंजाब, जहाँ पर पंजाबी राजभाषा भी है और राज्य भाषा भी है। बंगाल, बंगाली राज्य भाषा भी है, राजभाषा भी है। और दक्षिण के 2 क्षेत्र आंध्र और तमिलनाडु, दक्षिण में सबसे ज़्यादा हिंदी ने विरोध झेला है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिण के जो लोग हैं या दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी का स्थापित हो पाना संभव ही नहीं था। तो उन्होंने अपने राज्य की भाषा को ही मान्यता प्रदान की कि राजभाषा भी वही है और राज्य भाषा भी हमारी यही रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कहने का प्रयास है कि 14 सितंबर 1949 जो ये दिन जो निर्धारित किया गया संविधान में, जो संघ की राजभाषा बनाई गई, वो राजभाषा पूरे राष्ट्र के लिए निर्मित की गई थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनों से ही विरोध सहना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हिंदी राजभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा अभी तक हिंदी को प्राप्त नहीं हो पाया है। वो राष्ट्रभाषा का दर्जा इसीलिए प्राप्त नहीं हो पाया कि कुछ राज्यों ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया और
अंग्रेजी इसके साथ में आधिकारिक रूप से लगातार अनवरत चलती जा रही है, जो कहीं ना कहीं हिंदी की अस्मिता को चोट पहुंचाती है। और यही कारण है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा को आज भी संविधान में कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। इसीलिए इस विषय में मैं यही कहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ हम 14 सितंबर 1949 का ये जो ऐतिहासिक दिन है वो 14 सितंबर हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से विश्वव्यापी स्तर पर भी हिंदी को प्रसिद्धि दिलाने के पर्याप्त प्रयास हुए हैं। उसके लिए 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। अब उसके बाद में 10 जनवरी 2006 तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि 10 जनवरी प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर और विश्वव्यापी स्तर पर 10 जनवरी। उद्देश्य दोनों का एक ही है, हिंदी के प्रचार और प्रसार में श्रीवृद्धि करना। लेकिन एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर और एक आ जाता है विश्वव्यापी फलक पर कि वैश्विक पहचान बने हिंदी की। ऐसा नहीं है, हिंदी आज बहुत समृद्ध हो चुकी है और हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा कहें तो भी कोई इसमें दोहराए नहीं है, क्योंकि हिंदी का अपना एक खड़ी बोली हिंदी का अपना एक मानक परिनिष्ठित शुद्ध रूप है, उसका व्याकरण बन चुका है। और जिस भाषा का व्याकरण बन जाए वो शुद्ध रूप होता है, किसी भी भाषा का मानक रूप है। और अगर इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रभाषा बनने के उसमें गुण हैं। विचारों के आदान प्रदान में सक्षम है, सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है, समझ सकता है, दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लिपि भी अगर इसकी देखी जाए देवनागरी लिपि तो बहुत ही स्पष्ट है, वैज्ञानिक लिपि है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अंग्रेजी इसके समकक्ष, अंग्रेजी की रोमन लिपि और हिंदी की देवनागरी लिपि, आप स्वयं तुलना करके देखिए कि किसकी लिपि सर्वाधिक रूप से श्रेष्ठ है, या श्रेष्ठ नहीं भी कहूँ मैं तो आपको स्वयं ही उसमें अंतर अनुभूत हो जाएगा। अंतर इसलिए अनुभूत हो जाएगा कि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। एक ध्वनि के लिए कह ले, एक वर्ण के लिए कह ले, सबके लिए अलग अलग प्रतीक बनाए गए हैं। आपके सामने स्वर रख दें, 11 स्वर आप पहचान कर सकते हैं, कोई भी एक स्वर दूसरे स्वर से मेल नहीं खाता है। व्यंजन रख दें, 39 व्यंजन, कोई भी एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मेल नहीं खाता है। अंग्रेजी में क्या किया जाता है, एक तो अनुच्चरित वर्ण, अनुच्चरित वर्ण जिनको क्या कहते हैं, साइलेंट वर्ण, उसका प्रयोग किया जाता है। और एक शब्द के लिए अनेक वर्णों का प्रयोग कर लिया जाता है कि कभी सी क की ध्वनि देता है, कभी के क की ध्वनि देता है, यानी पूरी तरह से न के लिए भी एन, अण के लिए भी एन, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी एक व्यवस्थित लिपि है और जिसमें ये कहा जा सके कि व्यक्ति को कहीं कोई बाधा ना आए समझने में। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बोलने में भी आसान और हिंदी की लिपि ऐसी है जो लिखने में भी आसान। इसीलिए जो भाषा सर्वाधिक आसान, सरल और सहज हो वो एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। लोगों के विचारों का वहन करने में जो सक्षम हो, सामान्य से सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी समझ जाए, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए, जिसको पढ़ने में बोलने में कठिनाई ना हो, वो क्या हुई, वो आपकी राष्ट्रभाषा ही हुई। तो यानी हिंदी को हम अपने मानवीय रूप में या अपने आत्मिक रूप में कह लें, हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा
जो जिससे आप ये प्रश्न कर लें कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। पर आप ये बताइए कि कहीं संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी का दर्जा उसे प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। और इसी के लिए आपको प्रयास करना है। तो प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हिंदी के सम्मान का दिवस तो है ही है, साथ ही साथ हिंदी को और अधिक उन्नति प्रदान करना, हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दिलाना, इसके लिए आपका प्रयास कितना है, आप कितना प्रयास कर रहे हैं या आप क्या दे सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हिंदी भाषा में ही यानी देवनागरी लिपि में ही अपना लेखन करें। इस बात में कहीं कोई शर्म या हिचक की अनुभूति ना करें कि सामने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है, अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग कर रहा है। आपकी खुद की जो ये हिंदी भाषा है वो आपके अस्मिता और गौरव की प्रतीक है। इस बात को कभी भी विस्मृत मत कीजिए। आपको मैं एक अंत में अपनी बात को विराम देने से पूर्व एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से आप सब भली भांति अवगत होंगे। हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु जी। भारतेंदु जी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिस सभा का सर्वाधिक योगदान हिंदी को उन्नति और प्रगति दिलाने में रहा है, उसके प्रथम सभापति रहे थे। और भारतेंदु जी उस समय हिंदी भाषा की उन्नति को लेकर अत्यधिक प्रयासरत भी थे और बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। बलिया में उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया था। किन्होंने? भारतेंदु जी ने। बलिया में जो जनसभा आयोजित की उसमें उन्होंने अपना एक व्याख्यान हिंदी भाषा पर प्रस्तुत किया था। उस व्याख्यान में दो उनकी जो पंक्तियाँ थी वो हिंदी के प्रति बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ उन्होंने प्रस्तुत की थी। वो मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। पंक्तियों से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि निज भाषा यानी इसी राजभाषा या राष्ट्रभाषा हम कह लें, हिंदी के लिए भारतेंदु जी चर्चा कर रहे हैं कि जब तक आपको हिंदी भाषा का यानी अपनी भाषा का, जिसे आप अधिकार पूर्वक कह सकें कि ये मेरी भाषा है, भाषा आपको स्वीकार करे और आप भाषा को स्वीकार कर ले जिस पर आप अपना अधिकार जमा सकें। अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते। जो आपकी है ही नहीं उस पर आप अपना क्या अधिकार जमाएंगे। हिंदी आपकी अपनी भाषा है, आपके लिए बनी है, आपके प्रयोग करने के लिए बनी है, आपके अस्तित्व को बनाने के लिए बनी है। तो उसी हिंदी भाषा का प्रयोग करिए, उसका प्रचार प्रसार करिए, उसको सहयोग प्रदान करें आगे बढ़ने में, वृद्धि करने में। तो मैं अपनी पंक्तियों पर वापस आऊँगी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यानी उन्नति चाहते हो जीवन में तो उन्नति कब होगी? जब आप निज भाषा को आत्मा से स्वीकार कर लोगे, यानी इस हिंदी भाषा को आत्मा से स्वीकार करोगे तो जीवन के हर क्षेत्र में तुम उन्नति पाओगे। दूसरी पंक्ति है कि निज भाषा ज्ञान बिन मिटे न हिय को सूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। जब तक आपको निज भाषा यानी अपनी इस हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके मन की पीड़ा समाप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि भारतेंदु जी कहते हैं कि खुशी के जो क्षण हैं और खुशी की जो बातें हैं वो तो हम पराई भाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं। आगत भाषाएं, भारत में कई भाषाएं आई हैं, आगत भाषाओं में भी, आई गई भाषाओं में भी आप व्यक्त कर सकते हैं कि मुझे इस प्रसंग पर कोई प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लेकिन दुख और पीड़ा के क्षण ऐसे होते हैं कि जब मन आहत होता है किसी विषय पर और जब अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं व्यक्ति को, तो सबसे श्रेष्ठ होती है आपकी मातृभाषा, निज भाषा, राष्ट्रभाषा। हिंदी में जब आप अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, अपनी वेदना को प्रस्तुत करेंगे, अपने दुख को प्रस्तुत करेंगे,
तो ना केवल सामने वाला आपके दुख को समझ पाएगा, बल्कि आप भी अपने मन के उस दुख को स्पष्ट रूप से शब्दबद्ध कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मन में आपके भाव आ रहे हैं वैसी वैसी भाषिक प्रस्तुति आपने अपनी रचना में प्रस्तुत कर दी। तो भारतेंदु जी ने निज भाषा यानी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए प्रयासरत रहने के लिए कहा है। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि हिंदी दिवस के दिन एक प्रण लें, एक प्रतिज्ञा ले लें। इसलिए नहीं कि आप सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इसके गौरव में वृद्धि करने के लिए सबको प्रयासरत होना पड़ेगा। ये मात्र किसी एक या दो या 10-15 व्यक्तियों के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा। आप सभी हिंद देश के निवासी हैं। राष्ट्र की भाषा आपके सम्मान की गौरव की बात करती है और आपके सम्मान को बढ़ाती है। इसलिए अपने सम्मान के साथ साथ अपनी इस हिंदी भाषा के सम्मान के लिए भी सदैव प्रयासरत रहें। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद।